हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर का एक टेस्ट लेकर आया हूं जो कि पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आ गया है, लोग फॉर्म भी भरना शुरू कर दिए हैं, तो आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टेस्ट मैं बनाया हूँ छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए ही बनाया हूँ, क्योंकि हमको पता है कि जो कंप्यूटर है इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हम छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर का टेस्ट तो शुरू कर ही दिए हैं, पहले का भी कंप्यूटर का भी वीडियो जो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप उसको भी जाके देखिएगा। और इससे पहले हम मैथ्स के लिए आपके लिए वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, साथ ही साथ मैथ्स का मिनी टेस्ट भी हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ हम सभी को, जैसे कि ये मैथ्स का कितने 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है जीके का, आपसे 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीके का भी टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, हमारे चैनल में अवेलेबल है। और हर 2 दिन में एक वीडियो जो है जीके के टेस्ट का भी आ रहा है छात्रावास अधीक्षक के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है केवल छात्रावास अधीक्षक के लिए नहीं, सीजी व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे टेस्ट जो मैं हॉस्टल वार्डन के लिए आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, सभी टेस्ट को आप जरूर लगाइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन करके सारे जो सिलेबस है, सारे जो सब्जेक्ट है, उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ताकि वीडियोस को खोजने में आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट का। आपको वीडियो को पॉज करके खुद भी लगाना है और बताना है कि आपका टोटल में से कितना सही हो रहा है। शुरू करते हैं। ये पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम अलग मिलेगा। बाकी जो चैनल में आप कई जगह आप देखते होंगे तो पुराने घिसे पीटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम नया टाइप से प्रश्न हो, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो, रिवीजन भी अच्छे से हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है एक खाली स्थान प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सोर्स, ठीक है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सोर्स। ठीक है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्रोप्राइटरी कहते हैं। ठीक है, बात आता है यहाँ पे, जैसे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को भी 2 तरीके से हम बांट सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जनरली क्या होता है कि ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो प्रकाशक, विक्रेता या निर्माता के द्वारा उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, फ्री में अवेलेबल जो नहीं होता है उसको क्लोज्ड सोर्स या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो सभी के लिए अवेलेबल होता है, उसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा एडिशन भी कर सकता है यूज़ करने से पहले, जो फ्री में अवेलेबल होते हैं उसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है एक तरह का क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, क्या ओपन सोर्स होगा या क्लोज सोर्स? क्लोज सोर्स को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है वो फ्री में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए वो एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फ्री में तो अवेलेबल बिल्कुल नहीं होता। जैसे कुछ एग्जांपल भी आप देख लो, जैसे अगर मैं बात कर लूँ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, या इसी को कह लीजिए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो हमने देखा ही, MS विंडोज़ हो गया, एडोबी जो होता है, ठीक है, एडोबी फ्लैश प्लेयर जो होता है, फोटोशॉप वगैरह जो हो गया, गूगल अर्थ, मैक OS जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्काइप, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सॉफ्टवेयर भी ही तो होता है ना, गूगल। ये सब के सब ना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ओपन सोर्स में अगर जाएंगे, ओपन सोर्स का भी कुछ एग्जांपल आप देखना है तो देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोजिला फायरफॉक्स का जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, वो क्या एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। VLC मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है कैसा है, एक तरह का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर चलते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज़ वाले, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न है दूसरा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप क्या होता है? रिसोर्स अपेंड ग्राफ, रिस्क अप्रोच ग्राफ, रिस्क एलोकेशन ग्राफ या फिर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। कौन सा RAG का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। व्यापम के एग्जाम में कई बार से एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बताइए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर RAG होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। नया है, इससे पहले जो पुराने हैं वो तो कई बार से पूछे जा चुके हैं, जैसे ALU, ये सब क्या है? ये सब पुराना हो गया, ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, कभी कभार पूछ लिया जाए तो अलग बात है। URL हो गया, ठीक है, ये सब कई बार से पूछा जा चुका और पूछा भी जाता है, लेकिन ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, सभी को ये सब पता होता है। तो कुछ नया जो होता है आपको वो देखना। RAG का फुल फॉर्म रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है? ठीक है, MS ऑफिस जो हमारा होता है, MS ऑफिस के अंतर्गत ही MS वर्ड, PPT ये सब कुछ आता है, MS एक्सेल आता है। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, फिर इनपुट डिवाइस का? किसका एग्जाम्पल है बताना है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं जनरली यूजर्स फ्रेंडली होते हैं, यूजर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है। मतलब यूजर्स के लिए बनाया गया एक ऐसा प्रोग्राम का समूह होता है जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर जितना होगा, जैसे MS वर्ड भी क्या एक तरह का वर्ड प्रोसेसर ही तो है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर जितने होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट ये भी क्या एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो अकाउंटिंग एप्लीकेशंस होते हैं, वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है। वेब ब्राउजर भी क्या एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। मीडिया प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, ये सब जो वीडियो ऑडियो चलाने के लिए यूज होता है। फोटोशॉप जो फोटो एडिटर्स होते हैं, जिसमें हम फोटो वगैरह एडिट करते हैं, वीडियो एडिटर्स हो गया, ये सभी के सभी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एक्सेल, MS ऑफिस, गूगल डॉक्स, फोटोशॉप, गूगल डॉक्स, वीडियो एडिटिंग डिवाइस, ये सभी के सभी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एक ऐसे सॉफ्टवेयर का, ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है जो यूजर्स के इंपॉर्टेंस के लिए, यूजर की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो ईमेल होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाता है, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये सभी के सभी प्रोटोकॉल्स है, SMTP, HTTP, FTP, POP3, ये सभी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ग्रुप ऑफ रूल्स होते हैं, जिसका मैसेज सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो ईमेल जब हम सेंड करते हैं, ठीक है, तो जो कोई उपयोगकर्ता होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ठीक है, प्राप्त करने के लिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ रिसीव करने के लिए, ठीक है। जो रिसीव करते हैं ईमेल, उस ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है और सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, POP3, ठीक है। POP3 तो नया वर्जन है, POP समझ लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे अगर कोई लेटर ही हमारे लिए आता है तो हम पोस्ट ऑफिस से ही रिसीव करते हैं ना, तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 होता है। इस प्रोटोकॉल का यूज करके अगर कोई हमको ईमेल भेजता है तो उस ईमेल को हम रिसीव कैसे करते हैं, तो इस POP3 प्रोटोकॉल का भी यूज करके, इसी का यूज करके हम रिसीव करते हैं, ठीक है। इसको हम रिसीवर्स मेल सर्वर भी कहते हैं, रिसीवर्स मेल सर्वर भी इसी को कहते हैं, इसी का यूज करके हम रिसीव करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम मेल सेंड करते हैं तो उसके लिए SMTP का यूज करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये SMTP का फुल फॉर्म होता है और इसका यूज करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए POP,
और सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए HTTP का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है FTP का फुल फॉर्म होता है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी कंप्यूटर का फाइल है उसको एक सर्वर से दूसरे सर्वर में सेंड करने के लिए FTP का यूज़ करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP जो होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट्स को, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स को प्रसारित करने के लिए HTTP का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। उम्मीद है पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए लाते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पांचवा प्रश्न है कि विश्व का पहला बूट सेक्टर वायरस, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? पहला ब्रेन, एल क्लोनर, माइंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए। देखिए, पहले बूट सेक्टर वायरस होता क्या है? बूट सेक्टर वायरस एक विशेष प्रकार का वायरस होता है जो हार्ड ड्राइव के मास्टर बूट को, ठीक है, हार्ड ड्राइव का जो मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR जो होता है उसको इफेक्ट करता है। जो हार्ड ड्राइव का मास्टर बूट रिकॉर्ड हो गया या फिर फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, या फिर जो फ्लॉपी डिस्क का बूट सेक्टर को होता है इसको प्रभावित करता है, ठीक है। उसको स्टार्ट करने में, रीस्टार्ट करने में, बंद करने में सब प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसको बूट सेक्टर वायरस के अंतर्गत कहते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस का जो पहला बूट सेक्टर वायरस था वो था ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्रेन था पहला बूट सेक्टर वायरस। और भी एग्जांपल है बूट सेक्टर वायरस का, जैसे एक है मंकी, ठीक है, ये भी एक तरह का बूट सेक्टर वायरस ही है। एक होता है माइकल एंजेलो, ठीक है, माइकल एंजेलो, ये भी क्या है, एक तरह का बूट सेक्टर वायरस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टोन्ड भी एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, STONED, ये भी एक तरह का बूट सेक्टर वायरस है। NYB, ये भी एक तरह का बूट सेक्टर वायरस है। तो सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये सब बूट सेक्टर वायरस का एग्जाम्पल होता है। तो 5 प्रश्न हमने देख लिया। छठवां प्रश्न अब देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि MPG किस प्रकार का फाइल एक्सटेंशन होता है? ठीक है, जितने भी तरह का मीडिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर फाइल्स होते हैं वो सबका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। वीडियो, इमेज, ऑडियो सबका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट की बात करेंगे तो .txt लिखा मिलेगा आपको या फिर .doc देखने को मिलता है, तो ये सब टेक्स्ट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। तो MPG किसका होता है? ऑडियो का होता है क्या, कि इमेज का, वीडियो का, फ्लैश का, किसका होता है? ठीक है, तो ये MPG जो है वीडियो का फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। वीडियो के फाइल एक्सटेंशन के अंतर्गत MPG हो गया, MP4 हो गया, MOV, AVI, OGG, ये सभी के सब क्या है, वीडियो फाइल एक्सटेंशंस के अंतर्गत आते हैं। ऑडियो के अगर कुछ एग्जांपल देखना है तो MP3 जो होता है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन होता है। .WAV, ये भी ऑडियो कहा गया। .MPA, .PLS, .WMA, ठीक है, WMA, ये सभी के सब क्या ऑडियो फाइल एक्सटेंशन के अंतर्गत आते हैं। इमेज का तो आप जानते होंगे, JPEG, ठीक है, ऑडियो का हो गया PNG, GIF फाइल होता है ना, PNG फाइल, JPG फाइल, ठीक है, SVG, ये सभी के सभी इमेज फाइल एक्सटेंशन होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न अब आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग पहली बार किया था? ये कंप्यूटर का जो जनरेशन वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जाएंगे तो कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। पूछा गया कि जो ट्रांजिस्टर है वह कंप्यूटर के किस जनरेशन में सबसे पहली बार यूज़ किया गया था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी, किसके अंतर्गत यूज़ किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो द्वितीय पीढ़ी या फिर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंतर्गत ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था सबसे पहली बार, ठीक है। देखिए, जो ट्रांजिस्टर होता है सबसे पहले 1947 में जो बेल लेबोरेटरीज था वहीं पे बनाया गया था। किसके द्वारा? तो जॉन वार्डिन के द्वारा, ठीक है, जॉन वार्डिन के द्वारा इसको बनाया गया था। और भी लोग थे, जॉन वार्डिन हो गया, विलियम शाकले हो गए या फिर वॉल्टर ब्रेटन हो गया, ये सब ने मिल के ट्रांजिस्टर का फाउंडेशन, ट्रांजिस्टर का संस्थापक माने जाते हैं। लोग इन्होंने स्थापना किया था या फिर बनाया था,
ठीक है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें जनरली सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर या फिर जो अर्धचालक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों में से किसी एक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। जो प्रथम पीढ़ी का जो जनरेशन था उसके अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब कह लीजिए, इसका प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का, तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और जो चतुर्थ पीढ़ी का था उसमें माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर VLSI, लार्ज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारे मात्रा में या फिर बहुत बड़े पैमाने पर आईसी चिप का प्रयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। सातवां का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न जो है एक वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल में वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, में पूछ देता है एग्जाम में, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो इसके लिए चैनल में वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, गूगल, याहू, बिंग या फिर सफारी? कौन ऐसा है जो एक वेब ब्राउजर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सफारी क्या है, एक तरह का वेब ब्राउजर है। बाकी ये गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों के तीनों जो है सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन का कुछ और भी एग्जांपल देख लें, गूगल, याहू, बिंग तो है ही, एक होता है डक डक गो, और एग्जाम में पूछा गया कि डक डक गो क्या होता है, तो डक डक गो भी एक तरह का सर्च इंजन ही है। बायडू, ये भी एक सर्च इंजन ही है। ask.com, ये भी क्या है, एक तरह का सर्च इंजन ही है। जबकि ये सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर में और भी देख लीजिए, जो गूगल क्रोम आपने देखा होगा, केवल गूगल बोलूंगा तो एक तरह का सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम अगर बोल दिया जाए तो एक क्या है, वेब ब्राउजर होता है। फायरफॉक्स, फायरफॉक्स भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी आपने सुना होगा, ओपेरा क्या है, एक तरह का वेब ब्राउजर है। सफारी भी वेब ब्राउजर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो भी क्या एक तरह का वेब ब्राउजर है। तो ये सभी आपको डिफरेंस याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार से कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्ट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से जोड़ता है, ठीक है। देखिए, साउंड कार्ड को किसी दूसरे तरह का जो विशेष उपकरण होता है, जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, उन सब से जोड़ने के लिए किस उपकरण का या फिर किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? MIDI, RIFF, MPEG या फिर JPEG, किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे ये पूछा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिडी। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये मिडी का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में आने का चांसेस रहता है, इसलिए एक बार इसको आप याद रखिएगा। एक्चुअली में क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्री द्वारा एक निर्धारित किया गया एक मानक है, ठीक है, जो क्या करता है, ध्वनि उत्पादक यंत्र, जो साउंड प्रोड्यूसर डिवाइसेस होते हैं, जैसे सिंथेसाइजर, ठीक है, सिंथेसाइजर, ठीक है, ये क्या करता है, या फिर कह लीजिए कि साउंड कार्ड, सिंथेसाइजर कह लीजिए या फिर साउंड कार्ड कह लीजिए, ठीक है, इनको नियंत्रित और संचालित करने का काम मिडी के द्वारा किया जाता है। ये मिडी पोर्ट के माध्यम से ही साउंड कार्ड को या फिर विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा, एक्चुअली में मिडी और क्या करता है ना, ये जो है, जो साउंड होता है, ठीक है, जो साउंड का जो सिग्नल होता है, साउंड सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में या फिर कह लीजिए कि डिजिटल डाटा में बदलने का काम करता है, ठीक है। साउंड सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए या फिर डिजिटल डाटा को वापस से साउंड सिग्नल में बदलने के लिए मिडी का प्रयोग करता है, ठीक है, मिडी के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो मतलब कहने का कि एक तरह के सिग्नल को दूसरे या फिर एक तरह के डाटा को दूसरे डाटा में बदलने के लिए, जैसे जो हमारा माइक होता है, माइक क्या करता है, माइक में हम कुछ बोलते हैं, मतलब जो साउंड हो गया, ठीक है, जो साउंड हो गया वो क्या करता है, हम जो बोलते हैं वो मान लो कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर गया तो साउंड सिग्नल जो है डिजिटल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो और ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिडी कर रहा है। या फिर जो स्पीकर होता है, स्पीकर क्या करता है,
जो डिजिटल साउंड होता है, जैसे गाना वगैरह जो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में होता है, उसको साउंड के फॉर्म में वापस कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों चेंज करने का, साउंड को डिजिटल फॉर्मेट में या फिर डिजिटल को साउंड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए इस मिडी तरह का जो पोर्ट होता है इसका यूज़ किया जाता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। RIFF का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। यहाँ कहीं कहीं पे हौच-पौच हो जा रहा है तो आप इसको लिख लीजिएगा। MPG का फुल फॉर्म आई थिंक जानते होंगे, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, बताना है, मतलब सिंपल सा मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसमें पता करना है कि कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कोई भी जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्सेस करने के लिए, कोई भी कंप्यूटर में जब आप इंटरनेट से कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, या फिर प्रसारित करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? XML, DML, HTTP या फिर HTML, किसका प्रयोग करते हैं आप? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो केवल एक ही तो प्रोटोकॉल है जिसमें P है, वो प्रोटोकॉल है। तो HTTP का फुल फॉर्म हमने पहले भी पूछा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी का यूज किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज कह लेते हो कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जो किसी भी वेब पर इंटरनेट पे जो कुछ भी डाटा उपलब्ध होता है उसको सर्च करके जो हम एक्सेस करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका इस सभी का फुल फॉर्म आप एटलीस्ट याद रखिएगा। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये XML का फुल फॉर्म होता है। DML का होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 11वां प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न है कि जेनिक्स क्या है? एक एंटीवायरस है, गेमिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या है? जेनिक्स होता क्या है? तो जेनिक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम था हमने शुरू में भी अभी देखा था। ठीक है, कि ये दो तरह का होता है, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। हमने पीछे एक्चुअली में सॉफ्टवेयर देखा था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर पूछ दे कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, तो एक लिनक्स जो होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स है। उबुंटू जो होता है, ठीक है, ये भी क्या ओपन सोर्स ही होता है। फ्री BSD ये भी ओपन सोर्स हो गया, या फिर ओपन BSD, ये सभी के सभी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में अवेलेबल होता है। जैसे मोबाइल में हम जो यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, ठीक है, तो एंड्रॉयड भी क्या है? एक तरह का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अंतर्गत ही आता है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कैसा क्लोज्ड सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 12वां प्रश्न में। 12 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एंड्रॉयड जो कि हम मोबाइल फ़ोन का जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो है एंड्रॉयड 14 का इंटरनल कोड नेम क्या होता है? ठीक है, जो एंड्रॉयड है इसका इंटरनल कोड नेम जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, जैसे जो पहला वाला जो था, ठीक है, जो एंड्रॉयड का जो वर्जन आया था 5.0 जो वर्जन आया था, उसका नाम क्या था जानते हैं? उसका नाम था लॉलीपॉप। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये एंड्रॉयड का 5.0 वर्जन जो था, जो कि 2014 नवंबर के आसपास आया था, इसका नाम लॉलीपॉप था। जो कपकेक है ये एंड्रॉयड 1.5, ठीक है, जो कि 2009 के अंतर्गत आया था, उसका नाम क्या था? कपकेक। तो इसी तरह आपसे पूछा है कि जो नया 14वें नंबर का है उसका नाम क्या है? अपसाइड डाउन केक या फिर वेनिला आइसक्रीम, क्या नाम है?
तो एंड्रॉयड 14 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसका नाम है अपसाइड डाउन केक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो एंड्रॉयड नंबर का 15 नंबर का जो आएगा उसका नाम रहेगा वेनिला आइसक्रीम। ठीक है, ये एंड्रॉयड का कोड नेम होता है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए 13वां प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का नया नाम बदल कर क्या रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जल्दी का घटना है, 2023 में ही इसका नाम बदल के रखा गया है। ठीक है, देखिए फेसबुक एक इतना बड़ा, जो फेसबुक है ना, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया साइट है। ठीक है, बोल सकते हो कि दुनिया के मोस्ट ऑफ जो लोग हैं 90% लोग वो फेसबुक यूज़ करते ही होंगे, 90 नहीं तो 80% एटलीस्ट जो है फेसबुक यूज़ करते होंगे। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है। ठीक है, एक वर्चुअल दुनिया हो गया है। तो इसको एक इतना बड़ा दुनिया है कि उसका अलग नाम रखना ही चाहिए। तो एक्चुअली में जो मेटा है ना, मेटा का जो असली इसका मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, मतलब लिमिट से पार या हद से पार। तो ये सोशल मीडिया वेबसाइट जो फेसबुक है, इसमें जो वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है, जो एक हद से ज़्यादा हो गया है, तो उसका कुछ नाम बदल के रखना ही था, मेटा रखा गया है, ताकि ये बताए कि एक बहुत बड़ा विशाल वर्चुअल वर्ल्ड है। तो ये सोशल मीडिया वेबसाइट जो फेसबुक है उसका नाम बदल कर 2023 के अंतर्गत मेटा रख दिया गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? मेटा। ठीक है, फेसबुक के सीईओ कौन है? कमेंट करके आप लोग बताइए, फेसबुक का वर्तमान में सीईओ कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था। चलिए 14 नंबर का प्रश्न। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2024 में मार्च के अंदर, उस समय की बात कर रहा हूँ। अगर भविष्य में इस वीडियो को देखते हैं तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, सत्या नाडेला या फिर मार्क जकरबर्ग। कौन है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत्या नाडेला। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स। ठीक है, याद रखिएगा, और भी हैं बट आप बिल गेट्स याद रखिएगा, जो मेन है बिल गेट्स ही हैं। तो बिल गेट्स हो गए, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हो गए। स्टीव जॉब्स तो आप जानते ही होंगे, स्टीव जॉब्स कौन है? तो एप्पल जो कंपनी है, ठीक है, एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स हैं। लेकिन अगर पूछ दूं कि जो एप्पल है, ठीक है, इसका सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ याद रखिएगा टिम कुक। ठीक है, टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। मार्क जकरबर्ग तो हमने देख लिया, फेसबुक के सीईओ हैं ये मार्क जकरबर्ग। ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए 15, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, आप कुछ और याद रखिए, टीसीएस के आप सीईओ याद रख लीजिएगा या फाउंडर याद रखिएगा, विप्रो के याद रख लीजिएगा, जो ट्विटर है इसका याद रखिएगा। तो ये सब जो सोशल मीडिया साइट्स है इनका याद रखिएगा। व्हाट्सएप को कब लाया गया था सबसे पहली बार? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कॉमन सा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब आप नोट करके रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं, लास्ट करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये 15वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक मेमोरी नहीं है? ठीक है, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी, इसको हम दो तरीके से बांटते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी कह लीजिए, प्राइमरी मेमोरी को ही प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, या प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है, तो सब सेम है। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी कह लीजिए, या फिर सहायक, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कह लीजिए। दो तरीके से हम कंप्यूटर मेमोरी को हम क्लासीफाई करते हैं। प्राइमरी के अंतर्गत जाएंगे तो इसको हम दो तीन तरीके से फिर से बांट सकते हैं। एक होता है स्थाई मेमोरी, जिसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं, जो फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, चेंज नहीं कर सकता, नॉन वोलेटाइल। एक होता है कैश मेमोरी, और एक होता है वोलेटाइल, जो बिजली कटने पर जो डिलीट हो जाता है, लाइट और गोल हुआ तो अपने आप डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल स्थाई के अंतर्गत जाएंगे तो जो रोम होता है, रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, या डबल ईपी रोम हो गया, रोम वाले जितने होते हैं वो सब नॉन वोलेटाइल स्थाई मेमोरी होते हैं। ठीक है, और वोलेटाइल के अंतर्गत जाएंगे तो जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम वाला जो होता है वोलेटाइल होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक डी रैम होता है, एक डायनेमिक रैम, दूसरा होता है एस रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सिलरी के अंदर तो बहुत सारा जो सहायक मेमोरी जो बाहर से कंप्यूटर के अंतर्गत लगाया जाता है, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सभी के सभी ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी की बात पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये जो रैम हो गया, सॉरी गलत बोल दिया,
मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो होता है वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, प्राइमरी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 15 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कुछ अलग सीखने को मिला कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही तैयारी करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें। हॉस्टल वार्डन और CGVAPM के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मिलते हैं किसी वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।